तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी कटघरे में रिश्ते। मालती जोशी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। पंडितों का दल अपनी दान दक्षिणा समेटकर विदा हो गया था। खाने पीने के बाद शेष औपचारिकता निभाकर लोकल मेहमान भी चले गए थे। बरामदे में लगी बिछावन पर अब अपना ही अधिकार था। हम सब लोग यहाँ वहाँ पसर गए थे और अपनी थकान उतार रहे थे। रसोई समेटकर मामी लोग और मौसी बुआ चाची भी सुस्ताने आ गई थी। आंगन में बर्तन के रगड़ने की कर्कश आवाज आ रही थी जो सबके आराम में खलल डाल रही थी, पर उसे झेलना मजबूरी थी। इतने सारे लोगों का खाना था, बर्तन तो निकल नहीं थे। तिस पर भी चाचा और बुआ 10 बार सुना चुके थे कि 13वीं की इतनी छोटी पंगत वे पहली बार देख रहे हैं। मानो पंगत के आकार से ही मरने वाले की महानता आकी जाती हो। हम लोग अभी अलसाए से ऊँघ रहे थे कि एक कार टैक्सी दरवाजे पर आकर रुकी। हम सब उठ बैठे। 13वीं के बाद अब ये कौन से मेहमान आए हैं? तभी चाचा जी के मोहित ने बताया कि टैक्सी भैया के लिए आ रही है। अंकित के लिए? अंकित कहाँ जा रहा है? उत्तर में अंकित ही सामने आ खड़ा हुआ। धोती कुर्ता उतारकर उसने पैंट शर्ट पहन लिया था। उसके कंधे पर एक बैग था और दूसरे हाथ में वह ट्रॉली बैग थामे हुए था। तुम कहाँ चल दिए भाई? मामा ने पूछा। मेरी मुंबई से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, उसके लिए यहाँ से 6 बजे वाली फ़्लाइट पकड़ना ज़रूरी है। इतनी जल्दी? मैं कहते कहते रुक गई। पता नहीं है सब कहने का मुझे अधिकार है भी या नहीं। अंकित ने मेरा बुदबुदाना सुन लिया था। जल्दी कहाँ दीदी, पूरे 13 दिन तो रह लिया, सारे काम हो गए, अब बचा कुछ चाचा जी देख लेंगे। उसने बैग नीचे रखकर सबके पैर छू लिए। मुझे हल्के से गले लगाकर टेक केयर कहा। मोहित रोहित के कंधे थपथपाकर सीधे गाड़ी में जा बैठा। हम खिड़की से उसका हाथ हिलाना देखते रहे और गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर चाचा जी बोले, बच्चों को प्रदेश में भेजने का यही हर्ष होता है, देख लिया। बाप को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और हजरत उड़ लिए। मेहमान अभी विदा हुए नहीं कि घर का खास आदमी भी रवाना हो गया। ये तो इंसल्ट हुई। फूफा जी बोले, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना अभी। चाचा जी ने उन्हें दिलासा दिया। हाँ, बचा कुचा समेटने के लिए तुम्ही से तो कहा गया है। मौसी ने तब बड़े ही कातर स्वर में पूछा, अनु तुम तो अभी कुछ दिन रहोगी ना? हाँ मौसी, इसलिए तो देर से आई हूँ ताकि सब लोगों के जाने के बाद मम्मी के पास कुछ दिन रह सकूं। अब उन लोगों को मैं कैसे बताती कि मेरा तो आने का कोई इरादा ही नहीं था। मुझे तो सास ने और उनके बेटे ने ठेल कर भेजा है। माँ जी का कहना था, आखिर को वो तुम्हारे पिता थे, ऐसे समय में मान अपमान सब भूल जाना चाहिए। सुबोध ने कहा, जब अंकित ने खुद फ़ोन करके सूचना दी तो इसका मतलब है वे लोग तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं आने के लिए राजी हुई थी, पर सुबोध को साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि मेरे लोग हैं, अपमान करते हैं तो सह लूँगी, पर यदि तुम्हारा अपमान हुआ तो मेरे लिए मरण प्राय होगा। और फिर मैं अकेली ही आई थी। यहाँ सबको बहाना बना दिया कि सासू माँ बहुत बूढ़ी हैं और बच्चों को स्कूल चल रहे हैं, इसलिए दोनों एक साथ तो घर नहीं छोड़ सकते। रात को सोने की तैयारी कर रही थी कि बुआ मेरे पास आ बैठी। अनु, एक बात कहनी थी। हम लोग कल सुबह निकल रहे हैं। हम लोग तो खैर हाथ हिलाते ही जा रहे हैं, पर तुम खाली हाथ मत जाना। अपने पैसों से ही सही अपने लिए एक साड़ी और जमाई बाबू के लिए एक शर्ट खरीद लेना। क्या? हाँ बेटा, बहन बेटी ऐसे मौक़ों पर खाली हाथ विदा नहीं होती। खैर मेरे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, पर तेरे यहाँ तो सास बैठी है ना। रे, अपने पीहर की लाज अपने को ही तो ढकनी होती है। मैं कसेली हंसी हंसती। बुआ, मैं तो शादी पर भी घर से खाली हाथ ही गई थी। मेरे यहाँ किसी तीज त्योहार पर यहाँ से कोई नेग ही नहीं गया। मेरे बच्चों के जन्म पर भी कोई शगुन नहीं भेजा गया, तो अब इस मौके पर कोई क्या उम्मीद करेगा। उल्टे कुछ ले जाऊंगी तो नैश्चर्य ही होगा। उन लोगों के जाने के बाद मैंने मम्मी से अकेले में पूछा, क्या हमारे यहाँ ऐसे मौक़ों पर भी कुछ लेन देन होता है? बुआ कुछ उम्मीद लगाई थी। मम्मी एकदम तुनक गई। उस चुड़ैल को तो मैं कानी कौड़ी भी ना दूँ। जिंदगी भर लगाई बुझाई करती रही है। माँ बेटी दोनों कान भरने में उस्ताद रही। हम दोनों में लड़ाई करवा कर मज़े लेती रही हैं दोनों। उनसे कहो जो कुछ लेना हो अम्मा के पास, अपने भैया के पास ऊपर जाकर ले लेना। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को शांत किया और विषय बदल दिया। मुझे मालूम था सद्य विधवा का करुण चोला वह बहुत दिनों तक ओढ़ नहीं पाएंगी।
शीघ्र ही अपने फॉर्म में लौट आएंगी, पर कम से कम जब तक घर में मेहमान है तब तक तो शांत बनी रहें। वैसे मम्मी का तो रखना गलत नहीं था। पापा कभी भी अच्छे पिता या अच्छे पति बन ही नहीं सके, पर बेटे वह बड़े फरमाबरदार और एकदम श्रवण कुमार माँ की एक बात खाली नहीं जाने देते थे। दादी को हमेशा यह मलाल रहा कि उनके सुदर्शन बेटे को अनुरूप पत्नी नहीं मिली, और यह बात ना वे भूलती थी और ना ही अपने बेटे को भूलने देती थी। यही एक मुद्दा था जिसे वे हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। इस बात पर को मम्मी को कभी भी अपमानित किया जा सकता था। पापा भी कम नहीं थे। अपनी एमए पीएचडी पत्नी को जब तब मानसिक रूप से और कभी कभी शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने में अपने पौरुष की सार्थकता समझते थे। मम्मी का असहाय गुस्सा तब बच्चों पर उतरता था। दादी इस मौके को भी भुना लेती थी, बच्चों को झट से अपने आंचल में छुपा लेती और माँ के लिए मन में जहर भर देती। बुआ जब भी आती दादी का जोर दुगना हो जाता। घर हमेशा एक शुद्ध युद्ध के साए में थरथराता रहता। घर के इस विपरीत और कलहपूर्ण वातावरण के कारण मैं अपने स्नेह का आलंबन बाहर ही खोजती रही। स्कूल में मेरी ढेर सारी सहेलियां थी, पर उन्हें घर लाने का साहस मैं कभी नहीं कर पाई। मैं खुद ही घर से भागी भागी फिरती और सब की डांट खाती थी। तब भी वह व्यक्ति हीन बोध से ग्रस्त रहता, मेरे चरित्र के प्रति सशंकित रहता, आने जाने वालों को संदेह की दृष्टि से देखता और हर जगह मेरी जासूसी करता, और माता श्री भी मेरे खिलाफ सबूत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कॉलेज पहुंचने तक मेरी वृत्ति में थोड़ा ठहराव आ गया, थोड़ी बहुत अकल भी आ गई थी। दादी की कारगुजारियों का रहस्य भी समझ में आने लगा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी संसार से जा चुकी थी और जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका था। घर की परिस्थितियों के कारण ही शायद मैं जल्दी परिपक्व हो गई थी। जिस तिस के गले में बाहें डालना मैंने छोड़ दिया था, इसलिए शायद मैं सुबोध जैसा सुपात्र अपने लिए खोज पाई, पर उसे भी घर लाने की, मम्मी पापा से मिलवाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अपने दुर्दांत पिता की संभावित प्रतिक्रिया से मैं डरी डरी सी रहती। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद यह बात ढकी नहीं रह सकी। घर वालों को भनक पड़ ही गई। पापा के सामने मेरी पेशी हुई और काफ़ी लानत मलामत की गई। अक्सर ऐसे अवसरों पर माँ एक सहारा, एक आश्वस्ति बनकर साथ में खड़ी होती है, पर मम्मी के साथ तो इस तरह का रिश्ता कभी रहा ही नहीं। समझ गई कि इस शादी के लिए घर से स्वीकृति मिलना लगभग असंभव है। घर से भागकर शादी करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पापा बहुत तिलमिलाए, उन्होंने हाथ पैर पटके, पर मैं बालिग थी, वे कुछ कर नहीं पाए। और तब की गई मैं अब लौटी हूँ 12 साल बाद, वह भी पापा की 13वीं में। एक बात जरूर कहूँगी, सुबोध के घर में मेरा हार्दिक स्वागत हुआ। उसकी माँ ने अपना ममता भरा हाथ मेरे सिर पर रखा और वह आश्वस्ति दी जिसकी अपेक्षा बच्चे अपनी माँ से करते हैं। सब लोगों के चले जाने के बाद घर में मम्मी के साथ अकेले रहना बड़ा असहज लगा। हम लोगों के बीच कभी आत्मीयता ही नहीं रही, संवाद भी नहीं था। बचपन में दादी ने हम लोगों को अपने में शामिल जो कर लिया था, अब दादी नहीं थी, पर मम्मी से वह अव्यक्त दूरी वैसी ही बनी हुई थी। मैं दिन भर बिखरे घर को समेटने में लगी रहती। वह काम जरूरी भी था और उससे समय भी अच्छा कट जाता। एक दिन मैंने कहा, अंकित कुछ दिन और ठहर जाता तो तुम्हें साथ लेकर ही चला जाता। जितने दिन रह लिया वही बहुत है, बार बार भुनभुना रहा था। 13 days इज टू मच यार, क्या इस कार्यक्रम का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता? मैंने कहा, बेटा मेरे समय जब आओगे तब 4 दिन में ही सब निपटा कर लौट जाना, किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं। मुझे इतनी कोफ्त हुई, अभी एक की मृत्यु से उबरे नहीं, ये अपनी लेकर बैठ गई। तनिक खींच कर ही मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी, अभी से चिंता करने की क्या जरूरत। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हें लेने वह फिर आएगा या कि टिकट भेजेगा? मेरे आने जाने के संबंध में तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, घर के लिए जरूर कह रहा था कि अब इतने बड़े घर का क्या करूँगी, इसे बेचकर छोटा सा फ्लैट ले लो और पैसा फिक्स में डाल दो। यह सब बाद में भी सोचा जा सकता है, इतनी जल्दी क्या थी? यह उसका अपना दिमाग थोड़ी ही है। वहाँ से प्रम्पटिंग हो रही थी, सोचा होगा पैसा फिक्स में रहेगा तो बाद में अपने ही काम आएगा। मम्मी साथ ले जाने से तो रही। फिर क्या? मैंने साफ कह दिया कि यह घर मेरे खून पसीने और आंसुओं की कमाई है। मेरे जीते जी इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाद में जो चाहो करना। मैंने कहा, एक आध किराएदार रख लो, साथ रहेगा। किराएदार के लिए अलग से पैसेज कहाँ है? सब यहीं से होकर निकलेंगे और फिर पानी की किल्लत, बिजली के बिल पर किचकिच, बच्चों की चिल्पों, अब यह मुझसे नहीं झेला जाएगा।
तो पेइंग गेस्ट रख लो। आजकल कितनी लड़कियां शहर में नौकरी करने के लिए आती हैं, वे फैमिली की तलाश में रहती हैं, उनके नखरे कौन उठाएगा। मैं अब एकदम शांति से जीना चाहती हूँ। नहीं, दरअसल मैं चाह रही थी कि मेरे जाने से पहले तुम ठीक से सेटल हो जाओ। सेटल? मैं बिल्कुल सेटल हूँ, मेरी चिंता मत करो। पहली बार इस घर में खुलकर सांस लेकर जी सकूंगी। वैसे तुम जा कब रही हो? मैंने तारीख बता दी। मोहन ने कहा था अनु चली जाए तो मुझे खबर करना, आकर ले जाऊंगा। चली जाऊंगी, 2-4 दिन उसके पास रह लूंगी। 2-4 दिन क्यों, पूरा 1 महीना रहकर आना। यहाँ घर में कौन तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है? मेरी नौकरी तो है ना अभी, छुट्टी बढ़ा लो। छुट्टी तो मिल जाएगी पर मन नहीं होता, संकोच लगता है। इन छोटे भाई बहनों को कभी 4 दिन के लिए भी अपने पास नहीं बुलाया, कभी कोई चीज़ उठाकर नहीं दी। लगता था माँ बेटे कहीं उनका अपमान ना कर दें। और उनका ना सही, मेरा तो कर ही सकते थे ना, और करते भी थे। छोटे भाई बहनों के सामने बेइज्जत होने की कल्पना से ही कांप उठती थी मैं। घर तक बात जाती सो अलग। मम्मी एक बात पूछूं? तुम्हारी शादी तो पुराने ज़माने की बात नहीं है, तब तो देखने दिखाने का रिवाज रहा होगा। फिर ये लोग क्या तुम्हें बिना देखे ही ब्याह लाए थे? बिना देखे क्यों, पूरा कुनबा आया था देखने। पूरे 2 दिन तक खातिरदारी का लुत्फ उठाया था। फिर तुम्हारे रूप रंग को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों थी? लगता था जैसे किसी ने इन्हें ठग लिया हो। अरे ये लोग रीझे थे मेरी नौकरी पर, मेरी डिग्री पर, और शायद सास के मन में यह डर भी रहा होगा कि बहू सुंदर हुई तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, बहू का होकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को तुरंत मोहर लगा दी। और तुम तो जानती हो पापा कितने आज्ञाकारी पुत्र थे। माँ की आज्ञा को सिर माथे ले लिया और मन से कभी स्वीकार नहीं कर सके। यह तो बिल्कुल सास बहू वाले सीरियल जैसी कहानी है। मैं उस तरह के सीरियल नहीं देखती, पर मैंने उन्हें जिया है 30-32 साल। और तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सुंदर होती तो मेरा प्रारब्ध कुछ और होता? मतलब तब भी यह व्यक्ति हीनता बोध से ग्रस्त रहता, मेरे चरित्र के प्रति सशंकित रहता, आने जाने वालों को संदेह की दृष्टि से देखता और हर जगह मेरी जासूसी करता। और माता श्री भी मेरे खिलाफ सबूत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कुल मिलाकर इतिहास यही होता। सुनकर सुन हो गई थी मैं। जाने का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, मन भारी होता जा रहा था। यह घर जो इतने दिनों से छूटा हुआ था मुझे बांध रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ से मैं दूर थी तब भी यह मेरे अवचेतन में अपनी संपूर्ण सज्जा के साथ उपस्थित था। बच्चों का मोह नहीं होता तो मैं और 1 आध महीना यहाँ रहकर जाती। वैसे भी मैंने मन ही मन तय कर लिया था, किसी छुट्टी में बच्चों को लेकर यहाँ आऊँगी, उन्हें अपना घर दिखाऊंगी, उनकी नानी से मिलवाऊंगी। इसके लिए मैं किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। दूसरे दिन सुबह निकलना था, इसलिए मैं रात में अपना सूटकेस जमा रही थी। उसी समय मम्मी ने अपने कमरे से मुझे आवाज़ दी। जाकर देखा पलंग पर साड़ियों का ढेर लेकर वे बैठी थी। बोली, इनमें से जो जो तुम्हें पसंद है ले लो, क्योंकि मैं तो अब यह सब पहनूंगी नहीं। मेरा मन एकदम चित्कार कर उठा। लगा कि चीख कर कहूँ, अब मैं इन साड़ियों का क्या करूँगी? जब मुझे ज़रूरत थी तब तो कभी हाथ नहीं लगाने दिया। उन पर कुंडली मारकर बैठी रही। कॉलेज के फंक्शन पर, फेयरवेल पार्टियों में, सहेलियों की शादी में मुझे अड़ोस पड़ोस की चाचियों के भाभीयों के एहसान लेने पड़ते। अब मैं इन साड़ियों का क्या करूँगी? अब तो मेरे पास अपना खूबसूरत कलेक्शन है। सोच ही रही थी कि किन शब्दों में मना करूं, उन्हें बुरा भी न लगे। उसी समय मम्मी ने एक ऐसी बात कह दी कि मैं भीतर तक खाट हो आई। बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे और तो कोई सुख दिया ही नहीं, एक पहनने ओढ़ने का सुख था वह भी अब छिन गया। मैंने तुरंत कहा, मम्मी किस जमाने की बात कर रही हो तुम? वह साधवियों वाली सफ़ेद पोशाक अब कोई नहीं पहनता। और फिर तुम तो जॉब में हो, तुम्हें हमेशा प्रेजेंटेबल बना रहना चाहिए। इसके बाद मैंने उनके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। साड़ियाँ उठाकर फिर से अलमारी में जमाना शुरू कर दिया। जीवन में शायद पहली बार मैं उनकी अलमारी छू रही थी। उसके भीतर का संसार मेरे लिए अनजाना था और मैं बाल सुलभ जिज्ञासा से उसे देख रही थी। पलंग पर जब 2-3 साड़ियाँ ही रह गई तो मम्मी ने कहा, क्या तुम एक भी नहीं रखोगी? मुझे लगा उनका स्वर कातर हुआ है, या हो सकता है मेरा भ्रम हो। पर उसके बाद मैंने बाकी साड़ियों को वहीं छोड़ दिया और अलमारी बंद कर दी। सोच लिया इन्हें साथ लेकर जाऊंगी। एकाएक मुझे मम्मी पर ममता हुआ। मैंने कहा, मम्मी तुम्हें अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ दिन मेरे पास चल कर रहो ना, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास? वहाँ तुम्हारी सास भी होंगी ना, वे क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि उन्हें अच्छा लगेगा। वे पारंपरिक सासों की तरह एकदम नहीं है, एकदम अलग है।
तब तो उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, पर उससे पहले थोड़ा मन बनाना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। और मेरे अकेलेपन की चिंता मत करो, मैं तो सदा से ही अकेली हूँ। भरे पूरे परिवार के बीच भी अकेली थी। ना पति अपने थे ना बच्चे। सास ननद का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। शुरू शुरू में देवर ने थोड़ा अपनापन जताया था, पर उसके इतने अर्थ निकाले गए कि बेचारे भाग खड़े हुए। अब तो इस अकेलेपन की आदत सी पड़ गई है, बल्कि भीड़ में ही जी घबराता है। मम्मी ने हम सबको, मुझे, अंकित और पापा को कटघरे में खड़ा कर दिया था और हमारे पास बचाव की कोई दलील भी नहीं थी।